नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में थोड़ा समय निकालकर योग को जरूर अपनाएं। वो आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो आज की इस बड़ी खबर पे हमारी जो चर्चा है उसका विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज है 21 जून और आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। कल यानी कि 22 जून से रात्रि 8 बजे से जो हमारा आर्थिकी का साप्ताहिक सत्र होता है वो शुरुआत हो रही है उसकी। कल जो क्लास होगी वो 11 जून से लेकर 17 जून 2022 तक जितने भी अर्थव्यवस्था से संबंधित घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में चर्चा करी जाएगी। तो इस क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए, आज है 21 जून 2022। जैसा कि मैंने बताया आपको या आपको पता भी होगा कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन से नंबर का योग दिवस है? ये 8वें नंबर का है। यानी कि 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी और ये 2022 तो हम लोग 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आयुष मंत्रालय जो है, योग से संबंधित जितने भी नियम और कानून होते हैं वो सारी चीजें आयुष मंत्रालय द्वारा नियंत्रण करी जाती हैं। आयुष मंत्रालय ने इस बार का जो योग दिवस है उसकी जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से या मुख्य परीक्षा में आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वां सेशन चल रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा को शॉर्ट फॉर्म में यूएनजीए बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? न्यूयॉर्क में मिलेगा। ठीक है, तो इसका 69वां वाला जो सेशन था उसमें इन्होंने पूरे विश्व में संबोधित किया, पूरे विश्व के, कि भाई जो योगा है उसको हमें पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसकी जो खूबियां हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसी बात को अपनाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर 177 देशों ने इस प्रस्ताव को पारित करा था, इस रिजोल्यूशन को पारित करा था। इस रिजोल्यूशन को बोला जाता है 69/131। ठीक है, इस रिजोल्यूशन का नाम है। तो इस रिजोल्यूशन के पारित होते ही 21 जून की जो डेट है वो डिसाइड करी थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। और ये डेट, ये जो बैठक हुई थी वो 2014 में हुई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस था वो 2015 में ही मनाया गया था। ठीक है, तो 2015 से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तो उसी क्रम में जो 2022 का यानी कि आज का जो योग दिवस है वो 8वां क्रम का योग दिवस है। अब 21 जून को ही क्यों हमने ये तय किया कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे? तो जैसा कि मैंने आपको भूमिका में लिखा है, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? ग्रीष्मकालीन अयनांत होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अयनांत के बारे में। एक होते हैं ग्रीष्मकालीन और एक शीत अयनांत होते हैं। ग्रीष्मकालीन अयनांत जो होते हैं जून को यानी 21 जून को पड़ता है। इस दिन जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत रहता है। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सूर्य की पोजीशन होती है वो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा की तरफ आती है। और अगर नीचे की बात करें तो मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिण यहां तक जाता है। यही सूर्य का यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जो सूर्य है उसका मूवमेंट होता है। तो जब हम लोग ग्रीष्म अयनांत की बात करते हैं तो अब चूंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है तो हम मॉनसून को भारत के अनुसार ही पढ़ते हैं। और भारत ने इस योग दिवस की पहल को स्टार्ट किया था। इस वजह से 21 जून यानी कि कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य लंबवत रहता है। आज के दिन जो दिन है वो सबसे लंबा कहा जाता है कि सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो इस वजह से जो 21 जून का दिन है वो डिसाइड करा गया कि हम इस दिन अपना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो ग्रीष्म अयनांत कब होता है इस चीज को याद रखिएगा। वहीं जब सूर्य जो है वो उसका जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन में भी सूर्य कहां तक मैक्सिमम जाएगा? वो जाएगा मकर रेखा तक। तो जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है तो उस समय उस स्थिति को बोलते हैं शीत अयनांत। अब ये स्थिति होती है जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है और अपने भारत में इस समय शीत ऋतु रहती है।
ठीक है, तो हम भारत के अनुसार ही शीत अयनांत बोलते हैं। जब भारत के ऊपर सूर्य रहता है यानी कर्क रेखा पर तो उसको ग्रीष्म अयनांत, और जब मकर रेखा पर रहता है तो वो शीत अयनांत। इस चीज को बेसिक सा याद रखिएगा। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि पहला जो योग दिवस था वो 2015 में मनाया गया था, और 15 में कहां पर भारत में मनाया गया था? नई दिल्ली में राजपथ, सभी लोग जानते हैं राजपथ किसे कहते हैं, तो उस जगह पर बनाया गया था। और ये देखिए, ये इतनी वृहद तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये राजपथ की है। यहां पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 35,000 से भी ज्यादा यहां पर जो लोग थे वो आए थे और उन्होंने एक साथ योगा करा था। तो भारत का नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था। अगर मैं इसकी आपको वृहद तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए, इतने ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा हुए थे पहली बार 2015 में, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन था वो इतना भव्य था कि पूरे विश्व में इसको सफल बनाया गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अपना नाम दर्ज कराया। अब देखिए, केवल जो आम जनता है वही योग को नहीं अपनाते हैं, जो हमारे सशस्त्र बल के जवान हैं वो भी योग को अपनाते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो बैटलफील्ड कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर, तो वहां पे भी योग को अपनाया जाता है। वहां पे भी लोग योग करते हैं जो हमारे सैनिक हैं। ठीक है, तो चाहे हमारी थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, तीनों ही आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। अब अगर योग की बात करें तो योग को बोलते क्या है? अब आपने सुना होगा, जो बचपन में अगर हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई करी है तो गणित आपने पढ़ी होगी, तो गणित जो एडिशन हम लोग करते हैं जिसको जोड़ना कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते थे? योग। यानी कि 5 का योग करा 4 के साथ तो वो कितना आया? 9। यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में मिला दिया, आपस में जोड़ दिया, तो उसी को बोल देते हैं योग। अब यहां पर ये तो गणित की बात हो गई, यहां पर योग का मतलब क्या होता है? एक संख्या हो गई, एक चीज हो गई शरीर, और दूसरी चीज हो गई चेतना। चेतना का मतलब होता है हमारी अंतरात्मा। जब इन दोनों का मिलन होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उस चीज को बोलते हैं योग। अब देखिए, शरीर तो हमारा भौतिक है जिसे हम छू सकते हैं। जो हमारी चेतना होती है या जो अंतरात्मा होती है वो कैसी है? उसको कोई छू नहीं सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो यहां पर दोनों के मिलन से तात्पर्य यह है कि अब योग में क्या होता है, हम लोग करते हैं ध्यान। कई सारी शारीरिक एक्सरसाइज भी होती हैं और कई सारी मानसिक एक्सरसाइज भी होती हैं। तो शारीरिक एक्सरसाइज किसके लिए हो गई? हमारे मूर्त शरीर के लिए। और जो हमारी मानसिक अभ्यास होते हैं वो किसके लिए हो गई? हमारी अमूर्त चेतना के लिए। तो जब हम लोग ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हम अपनी चेतना से रूबरू होते हैं, हम बात करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? योग। तो उसमें दोनों ही चीजें शामिल होती हैं, मूर्त और अमूर्त दोनों। योग के क्या क्या फायदे हैं आपको पता ही होंगे। तो यहां पर ऊर्जा का हमारे शरीर में संचार होता है। जब ऊर्जा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारा उत्साह दुगना हो जाएगा। हमारी जब ऊर्जा हमारे शरीर में होगी तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप जॉब करते हैं, तो जब तक उन दोनों चीजों के लिए जहां पर भी हम शारीरिक बल लगाएं या मानसिक बल लगाएं, दोनों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वही हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। अगर नियमित इस चीज को आप करते हैं तो बहुत सारे जो हमारी स्वास्थ्य की चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे रोग होते हैं, अधिकांश रोग ऐसे होते हैं जो इसके माध्यम से ठीक करे जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो मानसिक शांति हमें मिलती है उसका उद्भव जो है वो यहीं से होता है। शरीर में अगर मांसपेशियों की बात करें तो उसमें ताकत आती है, उनके लचीलेपन में वृद्धि होती है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी संतुलित होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई योग के बारे में। अब इसी योग को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ दें, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जोड़ दें, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, तो यहां पर एक शब्द आता है सॉफ्ट पावर। देखिए, सॉफ्ट पावर जो है वो कहते किसको है? इसका मतलब ही है सॉफ्ट। दो टाइप की पावर होती है, एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का यूज वहां पे करते हैं जहां पर, जैसे मान लीजिए कोई देश है, ठीक है, अब उस देश की जो छवि है वो कितनी अच्छी है, ठीक है, उस देश को दूसरे देश कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उसकी पहचान कितनी महत्वपूर्ण है दूसरे देशों के समक्ष, उस देश की दूसरे देशों के समक्ष जो रिस्पेक्ट है वो कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये डिफाइन करती हैं किसको? सॉफ्ट पावर को। ठीक है, तो जैसे अगर बात करी जाए, अगर हम अपने प्यारे देश भारत की बात करते हैं, तो भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में देखिए, भारत ने जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है उसके सामने योग का प्रस्ताव रखा, तो 177 देशों ने इस प्रस्ताव को माना। तो इसका मतलब है भारत की जो इमेज है वो दूसरे देशों के समक्ष कितनी अच्छी है, भारत को लोग कितना महत्व देते हैं। अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो जैसे भारत के दर्शन की बात करें या हम अपनी संस्कृति की बात करें, तो
इनका बहुत ज्यादा महत्व है। हमने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया है, हम उस सिद्धांत की बात करें, हम लोकतांत्रिक विचार की बात करें, या हम अपने आयुर्वेद की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कई देशों के साथ हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो क्रिकेट में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में हुआ है, तो जितने और देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है तो उनके आगे भारत की छवि बहुत अच्छी है। भारत के भोजन की बात करें तो ये सारी जो परोक्ष वस्तुएं होती हैं, ये किसी देश की सॉफ्ट पावर को निर्धारित करती हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं हार्ड पावर की, तो यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से अपना बल दिखाते हुए, अपने शस्त्रों का बल दिखाते हुए किसी देश के ऊपर प्रभुत्व अपना स्थापित करते हैं, तो ये तो हार्ड पावर में आ जाता है। परंतु हम कहीं पे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति का इस्तेमाल नहीं करते। इन सब चीजों का जब इस्तेमाल करा जाता है, सांस्कृतिक चीजों का, वैचारिक चीजों का, खेल का, संगीत का, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने प्रभुत्व को बढ़ाते हैं, अपने महत्व को बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं किसकी? सॉफ्ट पावर की। तो सॉफ्ट पावर की दिशा में जो योग है उसका भी बहुत ज्यादा महत्व है। सॉफ्ट पावर के टूल के रूप में भारत जो है योग को भी यूज करता है। देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आक्रामक नीतियों की जहां पे बात करेंगे, मौद्रिक प्रभाव की जहां पर बात करेंगे, तो इसके बिना अगर चीजों को प्रभावित करा जाए, अब जैसे यहां पर मैंने उदाहरण लिया, इसके तौर पे आपको समझाता हूं, जो चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, बेल्ट रोड पहल है। अब इसमें चीन क्या करता है कि भाई जो कमजोर देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनको क्या करेगा? उनकी आर्थिक सहायता करता है। तो इस आर्थिक सहायता करने के बाद वो ऐसा नहीं है कि ये दान दे देता है, वो इसको लोन के रूप में देता है। अब अगर यदि वो देश इस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो उनके साथ क्या करता है कि उनकी जो जमीन है, उनकी जो टेरिटरी है, उस पे कब्जा करने की या उसको लीज पे लेने की बात करता है। तो ये जो चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसको मत कंफ्यूज करिएगा कि ये एक सॉफ्ट पावर है। यहां पे लिखने का मेरा मतलब ये था कि आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज को कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो एक सॉफ्ट पावर है। हां, जो वर्ल्ड में विकसित देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, अगर वो इस चीज में शामिल होते हैं तो उसको बोल सकते हैं कि वो सॉफ्ट पावर है। परंतु कमजोर देश के लिए सॉफ्ट पावर नहीं है, क्योंकि वहां पर चीन क्या करता है? अपनी आर्थिक नीतियों को और जो अपना डेप्ट ट्रैप होता है, जो जाल होता है, ऋण जाल, उसमें फंसाने की कोशिश करता है दूसरे देशों को। ठीक है, तो ये सब चीजों का हम इस्तेमाल सॉफ्ट पावर में नहीं करते हैं। अपनी आक्रामक नीतियां, मौद्रिक प्रभाव या हथियारों का प्रभाव दिखाना, अपनी जो बल है उसको दिखाना, इन सब चीजों का प्रभाव नहीं करा जाता है। हम लोग अपनी सांस्कृतिक चीजों का प्रभाव करते हैं, अपने कल्चर का प्रभाव करते हैं, अपनी विचारधाराओं का प्रभाव करते हैं, ठीक है, अपने धर्म का, आयुर्वेद का, जिनसे मानव जाति का बहुत ज्यादा भला हो सकता है। तब जाके हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो दूसरे देश उसका लोहा मानते हैं, और आज भारत के साथ यही स्थिति है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर सॉफ्ट पावर की बात करें तो इस शब्द का जो इजाद था वो जोसेफ ने किया था। ये अमेरिकी जो राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, याद रखिएगा, बहुत फेमस बुक है, बाउंड टू लीड, है ना। 1990 के आसपास इन्होंने ये किताब लिखी थी, बाउंड टू लीड, और सॉफ्ट पावर के नाम से भी 2006 में इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस वजह से ये जो सॉफ्ट पावर शब्द था ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, जोसेफ ने। अब देखिए, जो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कहां पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा मनाया जा रहा है? वो कर्नाटका के मैसूरू में मनाया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला वाला बनाया गया था राजपथ में, तो ये मैसूरू में बनाया जा रहा है। चलिए, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एक इंडेक्स है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ठीक है, जो सॉफ्ट पावर के बारे में बात करता है। तो 2021 में ये इंडेक्स है, सूचकांक है, तो जाहिर सी बात है रैंकिंग निकालता होगा। इसमें पहली रैंक जो है वो जर्मनी को दी गई है। इसका मतलब जर्मनी की जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जर्मनी का जो महत्व है, जर्मनी की जो पहचान है, वो दूसरे देशों के प्रति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जर्मनी कुछ कहेगा या जर्मनी की वस्तुओं की बात आएगी तो वो बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है उनको। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे प्यारे देश भारत की जो पोजीशन है इस रैंक में वो है 36वीं रैंक, ठीक है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ये जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है ये निकालती कौन सी संस्था है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करिए कि अपने जीवन में योग को जरूर करिए। अपने बिजी लाइफ से, बिजी शेड्यूल से 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप निकाल सकते हैं योग के लिए जरूर निकालिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।